बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज़ाद डिजिटल के प्लेटफॉर्म के साथ में हूँ आपकी मेज़बान अलीना मुज़फ़्फ़र और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट मुज़म्मिल सोहरवर्दी। सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं कैसे भी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने पहले भी आज़ाद डिजिटल के प्लेटफॉर्म से ये प्रिडिक्ट किया था कि असेंबली में एक अमेंडमेंट की जाएगी। उसी हवाले से अभी 26 अगस्त को प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने इजलास बुलाया है और ऐसी इतलात आ रही हैं कि इसी इजलास में जो है अमेंडमेंट की जाएगी और जुडिशियल पैकेज जो है उसकी अमेंडमेंट होगी। आप अपनी क्या राय रखते हैं? प्रिडिक्शन जी, सच्ची मेरे होने ख्याल वाली है? में मेरे ख्याल में आईनी तरमीम होगी, लेकिन इसके दो रास्ते तलाश किए जा रहे हैं। पहला रास्ता तो आईनी तरमीम का है, जिसके जरिए काजी फायज ईसा को 1.5 साल और मिल जाएगा और उसके नतीजे में जस्टिस मंसूर अली शाह को बाद में 3 साल मिलेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि उन्हें 6 माह ज्यादा मिलेंगे। ताहम हाँ। जस्टिस मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे, शाहिद वहीद नहीं बन सकेंगे, आयशा नीलम नहीं बन सकेंगी, कुछ लोग चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे, लेकिन काजी फायज ईसा और मंसूर अली शाह का कोई नुकसान नहीं होगा। दोनों चीफ जस्टिस बनेंगे। काई साहब भी 3 साल गुजारेंगे और मंसूर अली शाह भी 3 साल गुजारेंगे। तो ठीक है। इस आईनी तरमीम से मंसूर अली शाह को खास नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि उनका टेन्योर बढ़ेगा, 6 माह उन्हें ज्यादा मिल जाएंगे। लेकिन दूसरा रास्ता ये है कि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती है, उसका तरीकाकार एक कानून साजी के जरिए तब्दील किया जाए। उसमें ये है कि चूंकि अब अदलिया ने खुद ही सीनियरिटी के असूल को खत्म कर दिया है। पहले हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जजेस को सीनियरिटी का असूल नजरअंदाज करके लाया गया और जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया, जिस पर सबने कहा कि सीनियरिटी का असूल जो है वो नजरअंदाज हुआ है, रेडिक्यूल हुआ है। और अब लाहौर हाई कोर्ट में एक जूनियर जज को चीफ जस्टिस बनाया गया है और 2 सीनियर जजेस को नजरअंदाज किया गया है। अब हुकूमत ये सोचती है कि अगर ऐसा लाहौर हाई कोर्ट में हो सकता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं हो सकता। लोग वो कहते हैं यार, जिहाद ट्रस्ट का एक फैसला है, वो फैसला कानून साजी के जरिए खत्म भी किया जा सकता है। तो फिर ऐसा भी मुमकिन है कि अगर इस वक्त आईनी तरमीम का रास्ता गैर जरूरी तौर पर रोका गया, वैसे मेरी राय में तो आईनी तरमीम के वोट पूरे हैं, तो फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती का तरीकाकार बजरिया कानून साजी बदल दिया जाएगा और उसमें जो जुडिशल कमीशन के वोट हैं उनके जरिए जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लगाया जाएगा, जैसे हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस लगाए जाते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती होती है, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी तैनाती होगी। वो जुडिशल कमीशन के वोटों के जरिए, और वहां जिसके पास ज्यादा वोट होंगे। ऐसी सूरत में मंसूर अली शाह की भी छुट्टी हो जाएगी और अगर काजी फायज ईसा रिटायर होंगे, तो फिर मुझे लगता है कि नीचे से मुनीब की भी छुट्टी हो जाएगी और या आफरीदी जो है वो चीफ जस्टिस बन सकते हैं। जैसे लाहौर हाई कोर्ट में सीनियर मोस्ट 2 जजेस शुजात और नजफी को नजरअंदाज किया गया है, यहाँ पे मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। तो लेकिन पहला रास्ता तो आईनी तरमीम का ही है, जिसके लिए कोशिश की जा रही है और मुझे लगता है कि आईनी तरमीम ही हो जाएगी। लेकिन वर्स्ट सिनेरियो में कानून साजी के जरिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती का तरीकाकार भी बदला जा सकता है और वो तो सादा कानून साजी से हो जाएगा। और उसके लिए हुकूमत के पास बहुत मजबूत केस है कि जब अदलिया ने लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस एक जूनियर जज लगा दिया है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस को जूनियर जज क्यों नहीं लग सकता। जब सुप्रीम कोर्ट में तैनातियां जूनियर जजेस की हो गई हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जूनियर जज क्यों नहीं लग सकता। जो बतौर जूनियर जज सुप्रीम कोर्ट में तैनात हुआ है, वो बतौर जूनियर जज सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस क्यों नहीं लग सकता। लेकिन पहली कोशिश आईनी तरमीम की है और उसके लिए वोट पूरे किए जा रहे हैं, वोट पूरे हो भी गए हैं। लेकिन अगर उसका कहीं से रास्ता रोका गया या कोई अनफोर्सीन हुआ, तो फिर प्लान बी कानून साजी का है, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती का तरीकाकार बदल दिया जाएगा और अल जिहाद ट्रस्ट के फैसले को एक कानून साजी से खत्म किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। सर, आजम सवाती की खान साहब से डयाला जेल में सुबह सवेरे वाली मुलाकात, वो क्या ऐसा पैगाम लेके गए थे? खान साहब का किसका पैगाम लेके गए थे? और क्या ऐसा सुना कि उसके बाद खान साहब ने जो जलसा पीटीआई की क्यादत हर सूरत में करने जा रही थी उसको मुलतवी कर दिया? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट पहले ही खान साहब को मना चुकी थी।
और ठीक रात है। को खान साहब की और गंडापुर की भी इस हवाले से बात हो चुकी थी। आदम स्वाति को तो एक कुर्बानी के बकरे के तौर पे सामने पेश किया गया है कि 7:15 बजे उनको बुला के मिल के तो उनसे ऐलान कराया गया है, क्योंकि गंडापुर खुद ऐलान नहीं करना चाहते थे। हालाँकि गालियाँ ठीक है। गंडापुर को ही पड़ी हैं, आदम स्वाति को कोई गालियाँ नहीं पड़ी हैं। अगर आप पीटीआई ट्रोल्स को देखें, तो वो गालियाँ गंडापुर को ही निकाल रहे हैं। वो जो गंडापुर की ये कोशिश थी ना कि अगर मैं ऐलान करूँगा तो मेरी बड़ी बेइज़्ज़ती होगी, और अगर आदम स्वाति हाँ। ऐलान करेगा तो मेरी बेइज्जती नहीं होगी और मैं बच जाऊँगा, तो पीटीआई के लोगों ने गालियाँ गंडापुर को ही निकाली हैं। लेकिन सवाल ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे गंडापुर ने मुलतवी करने के लिए खान साहब को राज़ी किया या खान साहब ने गंडापुर को राज़ी किया। बात ये है, मेरे ख़्याल में गंडापुर ने खान साहब को बताया कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और इसके नतीजे में हमारी पार्टी 9 मई के बाद सँभल नहीं सकी। मज़ीद एक और 9 मई के हम मुकम्मल नहीं हो सकते और रियासत से टकराएँगे तो हमारा ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। पहले ही फैज़ का केस है, उसके खतरात हमारे सर पे मंडला रहे हैं। तो अगर हमने कोई मुहाज़राई की तो ये हुकूमत के हाथ में फुल टॉस आ जाएगा और हमें बहुत मार पड़ेगी। हाँ। लिहाजा जलसे से भाग जाना ही बेहतर है। तो खान साहब ने भी अपने हारी हुई टीम को देख कर के जो पहले ही जलसा मुलतवी करने के लिए थी, जलसा मुलतवी किया और खान साहब भी वैसे इस तलाश में थे कि कोई कर्नल, ब्रिगेडियर, कोई मेजर उनको आके कोई पैगाम दे दे। 2 साल से तो इस कोशिश में थे कि कोई बात कर ले। तो उन्होंने सोचा चलो एस्टेब्लिशमेंट ने पहली दफ़ा बात की है तो एस्टेब्लिशमेंट को येस कहना चाहिए और उसको खुश कर देना चाहिए। तो बस ये बाहमी तौर पे कुछ 9 मई का खौफ, कुछ फैज़ के कोर्ट मार्शल का खौफ, कुछ नई महाजराई का खौफ, खौफ के साए में ये जलसा मुलतवी किया गया है। ये कोई सियासी चाल या सियासी होशो-हवास या सियासी सूझबूझ से नहीं मतलब ये किया गया। मतलब ये जलसा मुलतवी करने का तहरीक इंसाफ को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है। चूँकि आपने खौफ से और डर के आपने जलसा मुलतवी किया है, लेकिन आप ये समझिए इससे एस्टेब्लिशमेंट को क्या फ़ायदा हुआ है। देखिए हाँ। 9 मई के बाद पीटीआई का वर्कर बहुत डिप्रेस है, उसको मार पड़ी है, अब वो घरों से नहीं निकलता। जो थोड़ा बहुत वर्कर ये घर से निकलने के लिए ये इसको कर रहे थे, ये जलसा ऐलान होना, जलसा कैंसल होना, जलसा ऐलान होना, जलसा कैंसल होना, वो वर्कर भी डिप्रेस होता है, डिमोरलाइज़्ड होता है और आहिस्ता-आहिस्ता वो भी घर बैठ जाएगा। ठीक है। या इस हुँ। स्ट्रैटेजी के तहत जब आप जलसा ऐलान करते हैं और जलसा मुलतवी करते हैं, तहरीक इंसाफ जी। अपनी स्ट्रीट पावर को दिन-ब-दिन कमज़ोर कर रही है, कमज़ोर कर रही है। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि अब मुलतवी नहीं करेंगे। लेकिन मुझे लगता है अगले जलसे से पहले पाकिस्तान के सियासी मंज़रनामे में इतनी बड़ी तब्दीलियाँ हो जाएँगी कि उसके बाद कोई तुक नहीं रहेगा 8 सितंबर के जलसे का। 8 सितंबर का जलसा भी ये खुद ही मुलतवी कर दें। बिल्कुल, ठीक है। सर मल्टीपल जर्नलिस्ट ये रिपोर्ट करें कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट जो है वो आके पाकिस्तान में सीनियर क़यादत को जिसमें नवाज़ शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, बिलावल भुट्टो हैं, उनसे मिले हैं। और इसके पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट और जो गोल्डस्मिथ फैमिली है वो है और वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिले। तो आप क्या समझते हैं कि बाकी ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे इंटरनल मामला जो है उसमें इंटरफेयर कर रही है और हाई कमिश्नर ऐसे मिल रहे हैं खान साहब की रिलीफ के लिए? देखिए, अगर खान साहब को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने छुड़ाना है तो उनको ये पता है कि इसके लिए नवाज शरीफ और मरियम नवाज से बात करने की जरूरत नहीं, आसिफ जरदारी ठीक और है। बिलावल से बात करने की जरूरत नहीं, बात तो आसिम मुनीर से करने की जरूरत है, बात तो हाँ। जीएचक्यू में करने की जरूरत है, फौज से बात करने की जरूरत है। तो अगर तो ब्रिटिश हाई कमिश्नर फौज को मिल रहे हैं या फौज उनसे बातचीत कर रही है तो वो तो मुझे पता नहीं है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल किसी स्टेज पे भी अगर इमरान खान ने मुल्क से बाहर जाना है तो उसका फैसला पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने करना है। उसका बिल्कुल ऐसे ही है। फैसला पाकिस्तान की फौजी क़यादत ने करना है और पाकिस्तान की अदलिया ने करना है। अदलिया अगर उन्हें जाने की इजाज़त दे भी दे तो फौजी क़यादत उन्हें रोकती है, जैसे बहुत सारे लोगों का नाम ईसीएल से निकाला भी गया, तो उन्हें एयरपोर्ट पे रोका गया है और वो कोई सिविल गवर्नमेंट ने तो रोका नहीं है। वो आप सबको पता है एस्टेब्लिशमेंट के फैसले हैं, किसको जाने देना है, किसको नहीं जाने देना। लिहाज़ा मैं इन तमाम खबरों को मज़े का खेल समझता हूँ। मेरा नहीं ख्याल हाँ। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये ख्याल होगा कि इमरान खान के बैरून मुल्क जाने का फैसला नवाज़ शरीफ करेंगे। बिल्कुल नहीं। जैसे नवाज़ शरीफ के बैरून मुल्क जाने का फैसला इमरान खान ने नहीं किया था और वो फैसला भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया था। इसी जी। तरह इमरान खान के बाहर जाने का फैसला भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने करना है, नवाज शरीफ ने नहीं करना। तो इसलिए ये ऐसे ही है। खबरों में मुझे कोई सदाकत नहीं लगती है।
और अगर ऐसी मुलाकातें हों तो वो ऑन द रिकॉर्ड भी नहीं होती हैं। मतलब उनकी तस्वीरें और उनकी वीडियोज़ नहीं जारी होती हैं जब आप इन कामों के लिए मिलते हैं और जब आपने ये पैगाम रसानी करनी होती है तो फिर कोई वज़ीरों, सफ़ीरों की तस्वीरें और वीडियोज़ नहीं, ये पीआर विजिट्स जो होते हैं इनमें इस किस्म की बातें नहीं होती हैं। जब और भी लोग बैठे हों, इधर से भी 3-4 लोग बैठे हों, उधर से भी उनका स्टाफ 3-4 लोगों का बैठा हो, उसमें ऐसी बात नहीं होती है। इसके बैक चैनल्स और बहुत से राब्ते होते हैं और उनके ज़रिए ये बात होती है और ये बात होनी भी है। तो ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से होनी है, लिहाज़ा मुझे इन खबरों में कोई हकीकत नहीं लगती और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस वक़्त इमरान खान का बैरून मुल्क जाना अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकती। इट विल बी अ डेथ वारंट बिल्कुल। वारंट फॉर द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कि वो इस वक़्त इमरान खान को मुल्क से बाहर जाने दें। इमरान खान जाना चाहते हैं, वो इसीलिए वहाँ ऑक्सफोर्ड के चांसलर का लड़ रहे हैं। उनका ख़्याल है मैं किसी तरह इस वक़्त जब तक आसिम मुनीर है, मैं मुल्क से बाहर निकल जाऊँ। लेकिन उनको पता है कि आसिम मुनीर उनको नहीं जाने उनको नहीं जाने देगा। सर पीटीआई की क़यादत की रात जो मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान से, इसके पीछे क्या एजेंडा था? और ये बताएँ कि मौलाना फजलुर रहमान गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे कमिंग फ्यूचर में या फिर ऑपोजिशन में रहना चाहेंगे? लेकिन मौलाना फजल रहमान तो कहते हैं इस्तीफ़े दे दें पार्लियामेंट ठीक है। से, आएँ सड़कें गरम करते हैं। इस्तीफ़े देने का हुँ, पीटीआई को नुकसान है। केपी की गवर्नमेंट चली जाएगी, कौमी असेंबली चला जाएगा। मौलाना का तो कुछ टेक पे नहीं है पार्लियामेंट्स में, मौलाना कहते हैं आइए इस्तीफ़े दें और एहतजाजी तहरीक चलाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मौलाना और तहरीक इंसाफ के दरमियान अभी बहुत से फासले मौजूद हैं। अभी ठीक अभी है। उस तरह उनके दरमियान जेल अप नहीं हुई पॉलिटिकल सिचुएशन कि वो दोनों एक स्टेज पर आ सकें। अभी मौलाना की लाइन अलग है और मौलाना किसी भी आइन साज़ी और कानून साज़ी में हुकूमत को सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब ये जो हुँ, त क मुबारक सानी वाले केस में काज़ी फ़ायज़ ईसा को इन द एंड जब फैसला तब्दील हुआ है, तो मौलाना ने काज़ी फ़ायज़ ईसा के हक में बयान भी जारी किया है और कहा है कि ठीक हो गया, अब सब मामला डिफ्यूज़ किया है उन्होंने। तो इसलिए मेरे ख़्याल में मौलाना की और गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग अपनी जगह मौजूद है और पीटीआई मौलाना को इस्तेमाल नहीं कर सकती, मौलाना पीटीआई को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अब देखना पड़ेगा कि पीटीआई आने दिनों में कितनी कमज़ोर होकर मौलाना की झोली में आके गिरती है, अभी ऐसी सूरत-ए-हाल नहीं है। वैसे भी महमूद खान अचकज़ई सदर हों, तो मौलाना क्या तहरीक की क़यादत करेंगे? पहले तो महमूद खान अचकज़ई माइनस होंगे, फिर मौलाना आगे आएँगे। बिल्कुल ठीक है। सर बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक़्त, आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक रखें अपना ख़्याल अल्लाह